नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। आज जमीयत उलेमाए हिंद के सम्मेलन का दूसरा दिन है। सम्मेलन में महमूद मदनी ने अपने कल दिए बयान पर सवाल उठाने वालों पर आज जवाब दिया है। मदनी ने कहा कि उनके कल के बयान को जहर बताया जा रहा है, लेकिन जहर फैलाने वालों से सवाल नहीं पूछा जा रहा है। मदनी ने कहा कि हमारे वजूद पर सवाल है, लेकिन लोग हमें अल्पसंख्यक न समझें। इस देश में हमारी तादाद बहुत ज्यादा है। मदनी ने कहा कि कोई कानून मुसलमान का रास्ता रोक नहीं सकता। मुसलमान अगर शरीयत पर चलने का तय कर ले तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। ट्रिपल तलाक कानून और कॉमन सिविल कोड पर हमला करते हुए मदनी ने कहा कि शरीयत के मुताबिक हम तलाक दे सकते हैं और देंगे। मदनी ने कहा कि हमारा तौर तरीका अलग है और जिसे भी हमारा मजहब बर्दाश्त नहीं, वो कहीं और चला जाए। सवाल करने वाला कल मुझसे पूछ रहा है कि आपने जहर उगला है। मैंने अपने उनसे कुछ नहीं कहा कि ऐसी तो कोई बात नहीं, अपनी सफाई देता रहा। लेकिन मैं सवाल करता हूं, दिल चाह रहा था मेरा कि मैं सवाल करूंगा, जो जहर उगल ले उनकी तरफ तो आपकी तवज्जो ही नहीं जाती। उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं जाती, जहर उगलने वालों की तरफ। और जो जहर को खत्म करने की बात कर रहे हैं, उनका जहर नजर आ रहा है। हमारे वजूद पर सवाल है। मुश्किल यह है कि हमारे हजरत फरमाया करते थे हम सेकेंड लार्जेस्ट मेजोरिटी हैं, दूसरी बड़ी अक्सरियत है इस मुल्क में। मैं तो ये मानने को तैयार नहीं हूं कि हम अकलियत हैं। टेक्निकल रीजन से मानना पड़ता है, हम अकलियत नहीं है। हम इस मुल्क की दूसरी बड़ी अक्सरियत हैं। अगर तादाद के लिहाज से देखें, सिर्फ मुसलमानों को अगर माने और हम ख्याल हिंदुस्तानियों को अगर एक जगह जमा कर दिया जाए तो हम आज अक्सरियत में हैं और नफरत के सौदागर आज भी अकलियत में है, माइनॉरिटी में। मेरा मुल्क है। अब मेरा कह रहा हूं तो इसमें भी तकलीफ हो जाएगी, बड़ी मुश्किल है बोलना। वो कह रहे थे बताओ कहां नफरत नजर आ रही है। आज मैंने सुना सुबह सुबह कि किसी बड़े रहनुमा ने कहा कहां नफरत नजर आ रही है। भाई हमारे लफ्ज भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। हम तुम्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं, डराने की नहीं कर रहे। तुम डराते हो, हम सिर्फ बता रहे हैं कि डराना बंद कर दो, अपनों को भी डराना बंद कर दो और जिनको तुम गैर समझते हो उनको भी डराना बंद कर दो। और हम गैर नहीं हैं, इस मुल्क के शहरी हैं। वो मुल्क हमारा है, ये अच्छी तरह समझ लीजिए, ये हमारा मुल्क है। और जो हमारी जिम्मेदारी है इस मुल्क के लिए वो हम निभाएंगे हर हाल में इंशाअल्लाह। कोई समझौता नहीं होगा उसके ऊपर। हमारा मजहब अलग है जरूर, हमारा लिबास अलग है, हमारी तहजीब भी अलग है, हमारे खाने पीने का तरीका भी अलग है। और तुमको अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब तो तुम कहीं और चले जाओ। भेजना नहीं है किसी को, भेजना नहीं है किसी को, क्योंकि वो जरा सी बात पे कहते हैं ना पाकिस्तान चले जाओ। भैया तुम्हें मौका नहीं मिला था पाकिस्तान जाने का, हमें मौका मिला था, हमने रिजेक्ट किया है उसे पाकिस्तान जाने के मौका। इसलिए हम नहीं जाएंगे, जिसको भेजने का शौक है वो चला जाए। हजरत माफी चाहता हूं, मैं इस तरह बोलना नहीं चाहता, पसंद भी नहीं करता इस तरह बोलने को, मुनासिब भी नहीं समझता। किसी को जवाब देना, ये बेवकूफ लोग हैं वो जिनको जवाब दे रहे हैं, वो वैसे भी माइनॉरिटी में है। जो लोग नफरत का बाजार गर्म कर रहे हैं असल में वो माइनॉरिटी में है। हम ऑलरेडी मेजोरिटी में है, इसको पहचान लेना है। और मुल्क की हिफाजत के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क में इंसाफ के लिए, बराबरी के लिए, बराबरी के हुकूक के लिए जो कुर्बानी देनी होगी इंशाअल्लाह जमीयत उलमा हमेशा देती रही है। मुल्क के मुसलमान देते रहे, पहले भी देते रहे, इस वक्त भी देंगे और आगे भी देते रहेंगे इंशाअल्लाह।
तो तजवीज़ काफ़ी मेहनत से, काफ़ी बहस तमहीज़ के बाद बनाई गई है, चाहे ज्ञानवापी वाली मस्जिद तजवीज़ हो या वो तजवीज़ हो, बल्कि जितनी तजवीज़ें हैं महीनों की मशक्क़त के बाद तैयार हुई हैं, हफ्ते और दिन तो लगे ही लगे हैं आखिर के। तो इस तजवीज़ से मुताल्लिक़, यूनिफॉर्म सिविल कोड की तजवीज़ से मुताल्लिक़ ये कहना चाहता हूं, कानून कोई बन जाए, अगर मुसलमान शरीयत पर चलने का अज़्म कर ले तो कोई कानून उसका रास्ता नहीं रोक सकता। ये मैं मनफी बात नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ये इसको कह देंगे ये बड़ा जहर उगला है, कानून के खिलाफ बोल रहे हैं। अब वो कहते हैं लो जी तुम तो तलाक दे ही नहीं सकते, तो हम कहते हैं हाँ, तुम्हारे कानून के हिसाब से हम तलाक नहीं दे सकते, शरीयत के हिसाब से हम जैसे दे सकते हैं सही करके वो हम देंगे। और अगर दोनों कबूल करेंगे तो उसका रास्ता कौन रोकेगा? कोई रोक सकता है उसका रास्ता? मदनी के भड़काऊ बयान पर बीजेपी ने बड़ा पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि केरल में जब हिंदुओं पर हमला होता है तो हिंदू फोबिया क्यों नहीं नजर आता? तेलंगाना में मुस्लिम लड़की से शादी करने पर हत्या हो जाती है, इसमें हिंदू फोबिया क्यों नहीं नजर आता? शहजाद पूनावाला ने कहा कि जब भी किसी हिंदू पर हमला होता है तब जमीयत को नजर नहीं आता। मुसलमानों को विक्टिम की तौर पर पेश करते हुए एक इस्लामोफोबिया का विक्टिमहुड कार्ड खेला जा रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि जब केरला में खुलेआम पीएफआई के मंच से हिंदुओं को और ईसाइयों को मारने की बात की जाती है, तब क्या ये बुद्धिजीवी इसे हिंदू फोबिया कहते हैं? जब नागराजू को तेलंगाना में इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि उसकी शादी एक मुस्लिम लड़की से हुई थी, तो क्या इसको हिंदू फोबिया कहने का दमखम इन्होंने किया था? जब खेताराम भील को मारा जाता है, विजय कांबड़े को मारा जाता है, तो जब भीड़ का धर्म गैर हिंदू होता है, हिंदू भीड़ नहीं होती है, तब ये तमाम बुद्धिजीवी लोग हिंदू फोबिया इसको क्यों नहीं कहते? केवल और केवल इस्लामोफोबिया का एक नैरेटिव फैलाकर देश में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का और एक वोट बैंक को भड़काने की राजनीति लगातार की जा रही है। हिजाब का फैसला हो, चाहे वो अतिक्रमण हटाने की बात हो, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सभी के जो अवैध अतिक्रमण थे वो हटे, चाहे लाउडस्पीकर का फैसला हो, चाहे यूसीसी की बात हो, जब कोर्ट से कोई आदेश आता है, क्या कोर्ट इस्लामोफोबिया फैलाता है? और काशी और मथुरा की मस्जिदों पर लड़ाई के बीच एक बयान पर सियासत गर्म हो गई है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी के भड़काऊ बयान पर यूपी सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि कानून से छेड़छाड़ की इजाजत किसी को नहीं, यूपी में कानून का राज है और इसे तोड़ने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जाएगी। जमीयत उलेमाए हिंद के सम्मेलन में महमूद मदनी ने आज कहा कि कोई भी कानून मुसलमानों का रास्ता नहीं रोक सकता। इस भड़काऊ बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम ने जवाब दिया है। देखिए, वो लोग क्या करते हैं वो उनका विषय है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और भारतीय दंड संहिता के साथ और जो हमारे जो अपराध के कानून हैं उनको लेकर के हम सबको साथ लेकर चलते, किसी को दिक्कत नहीं है, कानून तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं है। महमूद मदनी के बयान पर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने भी पलटवार किया है। सुब्रत पाठक ने कहा कि देश शरीयत से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा देश। सरकार किसी को भी कानून का उल्लंघन नहीं करने देगी। देखो, कौन किसका पार्टू है, कौन पार्टी है, वो स्वयं जाने और देश की जनता जाने। कुल मिलाकर लेकिन इस देश में कानून का उल्लंघन किसी को नहीं करने दिया जाएगा। जो कानून का उल्लंघन करेगा अपने आप को संविधान से ऊपर समझेगा, उसके लिए इस देश का कानून तैयार है और देश की सरकार तैयार है। जमीयत उलेमाए हिंद के सम्मेलन के दूसरे दिन आज जमीयत कई बड़े प्रस्ताव पारित हो रहे हैं। काशी मथुरा विवाद पर प्रस्ताव पारित हो रहा है और कॉमन सिविल कोड पर भी जमीयत उलेमाए हिंद एक प्रस्ताव पारित कर रहा है। जमीयत ने कहा है कि शरीयत से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद में कल से जमीयत उलेमाए हिंद का जलसा हो रहा है। आज दूसरा और अंतिम दिन है। आज जमीयत कई बड़े प्रस्ताव पारित करने वाला है।
सम्मेलन के पहले दिन कल जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी भावुक हो गए थे। मदनी ने देश में मुसलमानों के हालात को लेकर चिंता जताई थी और बीजेपी आरएसएस पर जमकर हमला बोला था। अब आज जमीयत अपने प्रस्ताव पारित करेगा। सम्मेलन के आखिर में जमीयत की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। तो इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि जिस प्रस्ताव की बात हो रही थी वो प्रस्ताव जो है जमीयत की इस सम्मेलन में पारित कर दिया गया। यानी आज जमीयत के कई बड़े प्रस्ताव जो हैं वो पारित होने थे। काशी मथुरा विवाद पर प्रस्ताव पारित हो रहा है। उसके अलावा कॉमन सिविल कोड पर भी जमीयत उलेमाए हिंद का एक प्रस्ताव पारित होना था। जमीयत ने कहा है कि शरीयत से छेड़छाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान के नाम पर सियासी बाजार गर्म है। देवबंद में मदनी ने आज नरम रुख अपनाया, तो वहीं कल महाराष्ट्र के भिवंडी में ओवैसी ने केंद्र पर जोरदार हमला बोला। जहरीले बोल की सियासत के साथ असदुद्दीन ओवैसी ने पुराना दाव नए अंदाज में खेला। एक सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि देश में दाढ़ी और टोपी वालों को पीटा गया। खुदाई के नाम पर मस्जिदों को मिटाने की साजिश चल रही है। मानो मस्जिद के बहाने पीएम मोदी की डिग्री तलाशी जा रही हो। बेरोजगारी नौजवानों में जो भारत में दुनिया में किसी मुल्क में नहीं है, मगर मोदी जी बोल रहे 8 साल में मैंने चांद पर जाकर मट्टी आपके कदमों में डाली। गाय के नाम पर पीटा गया, कौन जिम्मेदार है? दाढ़ी के नाम पर मारा गया, कौन जिम्मेदार है? सर पर टोपी पहनने पर मारा गया, हाफिज जुनैद को चलती हुई ट्रेन में मारा गया, कौन जिम्मेदार है? नौजवानों में युवाओं में बेरोजगारी है तो ताजमहल बनाने वाले शाहजहां की जिम्मेदारी है। पेट्रोल डीजल बढ़ गया, औरंगजेब जिम्मेदार, मोदी जी नहीं है जिम्मेदार। ये लोग करके गए, इसीलिए पेट्रोल आज तक बढ़ रहा है। सरकार आपकी है, मैं खुद कह रहा हूं ना, औरंगजेब, अकबर, शाहजहां सब जिम्मेदार हैं, मोदी जी नहीं है जिम्मेदार। अब बोल रहे ताजमहल के नीचे उसके तहखाने में क्या है देखेंगे। अब तो बोल रहे कि आगरा के किले में जो मस्जिद है उसके नीचे खोदेंगे। मेरे को लगता है बीजेपी आरएसएस वाले जरा कान खोल के सुनो, आप किसी को बोलना नहीं, बात मेरी किसी को नहीं बोलेंगे ना आप, नहीं बोलना है तो कट्टी हो जाएंगे। अपनी दोस्ती बरकरार रहे। तो इसलिए खोद रहे वो लोग कि देश के प्रधानमंत्री की डिग्री तलाश कर रहे, कहां है, कहां है। नरेंद्र मोदी की एमए पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है, मगर देश के प्रधानमंत्री की एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है, मिलती नहीं है। तो शायद प्यारे बोल रहे मस्जिद के बहाने डिग्री मिल जाएगी, मस्जिद तो नहीं। क्या बात है बताइए आप, ये जोक है, सीरियस मत ले लीजिए। देश के प्रधानमंत्री भी मन की बात में बोलते, जरा ह्यूमर होना चाहिए, तो ह्यूमर की बात कर रहा हूं। तो असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा आज देश में मुगलों के नाम पर सिर्फ सियासत हो रही है। 65,000 साल पहले अफ्रीका से लोग आए थे। 65,000 years ago people from Africa came to India, भारत of that time। फिर 45,000 साल पहले ईरान से किसान आए थे। फिर उसके बाद मशरिकी एशिया से ईस्ट एशिया से लोग आए। फिर उसके बाद से सेंट्रल एशिया, वस्ती एशिया से लोग आए, उनको आर्यन बोलते। तो 4 किस्म का माइग्रेशन हुआ, अफ्रीका से, ईरान से, और तीसरा हुआ मशरिकी एशिया से, जिसको स्टेट्स पैस्टोरलिस्ट कहते हैं। 14 वस्ती एशिया से, जिनको आर्यन कहते हैं। ये 4 आए तो भारत बना। अब भारत किसका है मालूम आपको? मेरा भी नहीं है भारत, ना उद्धव ठाकरे का भी है, ना ओवैसी का है, ना मोदी
आरसीसी का है तो द्रविडियन का है, आदिवासियों का है, द्रविडियन और आदिवासियों का है। मगर बीजेपी मुगल आए, मुगल आए, मुगल आए, मुगल आए। हमें अफ्रीका से भी तो आए थे, ईरान से भी आए थे, सेंट्रल एशिया से भी आए थे, ईस्ट एशिया से भी आए थे। ये सब मिले तो भारत बना। मगर आदिवासी यहां का है, द्रविडियन यहां का है। ये आर्यंस आए थे 4000 साल पहले। अच्छा, हैरत की बात यह है कि जब मैं ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में कहा कि बाबरी मस्जिद की तरह इसको छीनने की कोशिश की जा रही है, तो सोशल मीडिया पर संघ परिवार के लोगों ने कह दिया, ओवैसी तो इसके पूर्वज ब्राह्मण थे। मेरे बाबा का नाम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी, दादा का नाम अब्दुल वाहिद ओवैसी, दादा के बाबा का नाम इस्माइल ओवैसी, और भी जा सकता हूं। नहीं, ये ब्राह्मण थे। अच्छा, अब इसका जवाब नहीं पर देता हूं भिवंडी में। सुनो, आप मेरा ताल्लुक किससे? मेरा ताल्लुक बाबा आदम से। हम तमाम का ताल्लुक, हमारे अब्बा कौन है? अब्बा कौन है? हमारे अब्बा कौन है? बाबा, हमारे अब्बा आदम है। और नेपाल से लापता विमान पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तारा एयरलाइंस का यह लापता विमान था और इसके बारे में पता चल गया है। नेपाल के कोवांग में यह तारा एयरलाइंस का लापता विमान मिला है। विमान में 4 भारतीय समेत 12 लोग शामिल थे। अभी तक इसे ढूंढने में दिक्कतें आ रही थी क्योंकि खराब मौसम था, लेकिन अब कामयाबी मिल गई है और इस विमान को ढूंढ लिया गया है। आपको बता दें, सुबह 9:55 पर इस विमान ने पोखरा से जोमसोम के लिए उड़ान भरी थी। 22 कुल यात्री थे और जिसमें 4 इंडियंस बताए जा रहे हैं। तो अब इसके बारे में जानकारी मिल चुकी है। नीतीश चंद्रा हमारे ब्यूरो चीफ पटना से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीतीश, क्या अपडेट, क्या जानकारी? देखिए, अभी जानकारी ये है कि वहां पर जहां प्लेन क्रैश किया है वो उस जगह की जानकारी हो गई है। मानापाथी हिमाल के निचले हिस्से में वहां पर जो है वो दिखाई दे रहा है मलबा। लेकिन वहां चूंकि मौसम काफी खराब है, एक बार कोशिश की गई थी एक प्लेन को भेजने की, हेलीकॉप्टर को भेजने की, लेकिन वो वहां पहुंच नहीं सका। और फिर उसके बाद नेपाल आर्मी के लोग पैदल उस जगह पर वहां पर पहुंचे हैं। और अब तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार इसमें 22 लोग सवार थे, जिसमें क्रू मेंबर भी शामिल हैं। 13 जिसमें नेपाली नागरिक थे, 4 भारतीय थे और 2 विदेशी थे। और जो 4 भारतीय इसमें सवार थे उनमें से 3 एक ही परिवार के हैं। और ये जो घटना हुई है करीब 9:35 पर ये उड़ान भरा था ये विमान पोखरा से जोमसोम के लिए, और 10:07 तक मुस्तांग जिले के घोड़ापानी के ऊपर। लेकिन अब जो लापता विमान है उसका पता लग गया है। बहुत शुक्रिया आपका नीतीश, तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर आ रही है नेपाल से लापता विमान पर नेपाल आर्मी का बयान सामने आया है। नेपाल की आर्मी ने कहा कि हिमालय के निचले हिस्से में लापता विमान को देखा गया है। मानापाथी हिमालय के निचले हिस्से में विमान को देखा गया है। ये इलाका मानापाथी बताया जा रहा है। और बता दें आपको कि लंबे समय से विमान लापता था, जिसमें 4 भारतीयों के होने की खबर थी। हालांकि नेपाल की आर्मी यह दावा कर रही है कि इस विमान को ढूंढ लिया गया है। पाकिस्तान में सत्ता बदल गई, प्रधानमंत्री बदल गए, मगर पाकिस्तान की तकदीर नहीं बदली। पहले शहबाज शरीफ चुनाव की तारीख के लिए धरना देते थे, अब इमरान खान चुनाव की मांग पर आंदोलन कर रहे हैं। नतीजा, पाकिस्तान की जनता दोनों से निजात मांगने लगी है। पाकिस्तान में सिविल वॉर के हालात बन गए, यानी कि गृह युद्ध के हालात। इन सब के बीच जब भी पाकिस्तानी पब्लिक सरहद पार हिंदुस्तान की तरफ देखती है तो वो बस यही सोचती है कि वो हिंदुस्तान में पैदा क्यों नहीं हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में ड्रोन उड़ाया और पाकिस्तान के इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में सरकार से लेकर सेना के होश उड़ गए। जैसे कि इंडिया कर रहा है, इंडिया हमारे से बहुत आगे 10-20 इयर्स आगे अगला का सोच रहा है। बल्कि उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की ही बात की जाए तो वो 8 साल पूरे कर चुके हैं, तकरीबन 2 टेन्योर अपने पूरे करने वाले हैं। और जैसा नजर आ रहा है शायद वो अगला टेन्योर भी अपना पूरा कर ले। ये कौन सी हुकूमत है? ये किसका हुक्म था? शर्मिंदा कर दिया उसने, शर्मसार कर दिया हम सबको। मैं रोई हूँ रात को, मैं रोई हूँ। ये अल्लाह की रहमत है जिसकी वजह से पाकिस्तान अभी तक स्टेबल है। तो अगर रहमत ना हो तो ये पाकिस्तान जो है ना तकरीबन खत्म हो चुका है।
1947 में हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, मजहब के नाम पर पाकिस्तान एक अलग मुल्क बना। इस बंटवारे को 75 साल होने वाले हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान हिंदुस्तान की तरफ टकटकी लगाए देखते रहता है। भारत में मोदी सरकार जो भी फैसला करती है, जो भी योजना लॉन्च करती है, पाकिस्तान में उस पर कमेंट्री शुरू हो जाती है। मैं ये समझता हूँ कि इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है रिसेंटली काफ़ी हमें, और ये कह लें कि मैं ये समझता हूँ कि वो अपने इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा जो है ना आगे जा रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को भी शायद इससे सबक सीखना चाहिए। इंडिया खुद के लिए कितना बड़ा इनिशिएटिव है। अगर एक ड्रोन के बहुत सारे फायदे भी होते हैं ना, कि आप देखोगे तो आप उसको मतलब कि आर्मी के थ्रू भी इस्तेमाल कर सकते हो, अपने डिफेंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया हुआ है, उन्होंने डिजिटलाइज कर रहे हैं अपने सारे सिस्टम को, तो वो इसलिए जैसे इंडिया कर रहा है वैसे हमें पाकिस्तान को भी चाहिए कि पाकिस्तान भी आईटी में आगे जाए और दुनिया में अपना एक अलग मुकाम बना सके, जैसे कि इंडिया कर रहा है। इंडिया हमारे से बहुत आगे 10-20 ईयर्स आगे अगला सोच रहा है। हम क्या क्या चीजें हैं जो कि इंडिया को इतना आगे लेकर गई हैं? उनका विजन, उनकी जो है डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रांग है। वहाँ पे ऐसे हालात नहीं है कि दूसरे दिन गवर्नमेंट चेंज हो रही है, तीसरे दिन तो पॉलिसी वहाँ पे उन्होंने एक पॉलिसी बनाई है जिसकी वजह से ये काम चल रहा है। बंदा अगर न्यूट्रल बात करे, अगर पाकिस्तानी ना बात करे, तो इंडिया से पाकिस्तान बहुत पीछे है। हम डिजिटल करेंसी की बात कर लें, हम टेक्नोलॉजी की बात कर लें, आईटी की बात कर लें, दूसरी तरफ हेल्थ की बात कर लें, तो हेल्थ में इंडिया इस वक्त टॉप पे जा रहा है। उन्होंने रोबोटिक सिस्टम शुरू कर दिया, उन्होंने वो लॉन्च कर दिया। पाकिस्तान हेल्थ में बहुत पीछे है, तो इंडिया जो है वो तरक्की कर रहा है। इंडिया में ये है कि उसमें जैसे पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी की जो है अमल दखल होता है, टोटल सियासत में, पॉलिटिक्स में, हर चीज़ में इस्टेब्लिशमेंट का सिस्टम होता है। इंडिया इन चीज़ों से पाक है। इंडिया में फ़ौज की कोई मुदाखलत नहीं सियासत में, वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट की कोई मुदाखलत नहीं है। वो प्योरली सियासत जो है वो एक सही तरीके से जो सियासत वाकई है वो सियासत वहाँ पे कर रहे हैं। अच्छी बात है अगर इंडिया ग्रो कर रहा है। मैं तो दुआ करूंगा कि हम भी जितना जल्दी से जल्दी जो है इन चीज़ों की तरफ आ जाएं, उतना ही ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि वो खुद मैन्युफैक्चर कर ले चीज़ों को, खुद मैन्युफैक्चर करके बाहर एक्सपोर्ट करे। हमारी कोशिश ये होती है कि हम बाहर से चीज़ों को मंगवा लें। अब ये देखिए ना, जो रिसेंटली हमारे जो इकोनॉमी ख़राब हुई है, मतलब कि यही सीन है ना कि हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, यहाँ से डॉलर बाहर जाते हैं, ज़र मुबादला बाहर जाता है, गाड़ियाँ महंगी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो ये अगर हम खुद प्रोडक्शन करें तो इससे एक तो आपका ज़र मुबादला भी मुल्क के अंदर ही रहेगा। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर सिविल वॉर जैसे हालात हैं। पाकिस्तान में इस वक्त एक ही बर्निंग टॉपिक है, इमरान खान वर्सेस शहबाज शरीफ। इस जंग में जीत के लिए सड़कों पर खून बहाना शुरू हो गया है, लोगों की जान जा रही है, जबकि पाकिस्तानी जनता यही बार बार पूछ रही है हमारे पास हिंदुस्तान जैसा लोकतंत्र क्यों नहीं है। पाकिस्तान में कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना टेन्योर क्यों नहीं पूरा कर पाता? आखिर किस चीज़ की इन्वॉल्वमेंट होती है? आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही? जबकि इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में बहुत टाइम से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ चुकी है। ना सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ चुकी है बल्कि उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की ही बात की जाए तो वो 8 साल पूरे कर चुके हैं, तकरीबन 2 टेन्योर अपने पूरे करने वाले हैं, और जैसा नज़र आ रहा है शायद वो अगला टेन्योर भी अपना पूरा कर लें। इंडिया में देखा जाए वहाँ पे लोग इकट्ठे हैं, वहाँ पे लोगों को अपने जो प्राइम मिनिस्टर है, इस तरह जो पॉलिटिक्स है वहाँ पे तशद्दुद वगैरह इख्तिलाफात वहाँ भी हैं। डेफिनेटली कोई भी डेमोक्रेसी कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, इख्तिलाफात तो होंगे। जहाँ 2 से ज्यादा या 2 पार्टीज होंगे कोई ना कोई इख्तिलाफ तो होंगे। इख्तिलाफात होंगे, जाहिर है हर पार्टी अपने आप को बेहतर कंसिडर करती है कि हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये नहीं कि अगर आप बेहतर कंसिडर करते हो आपको यूनाइटेड होना भी आपका ज़रूरी है। कल किसका नुकसान हुआ है? ना ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुकसान है, या ये PMLN का नुकसान है, ये सिर्फ और सिर्फ सरासर पाकिस्तानियों का नुकसान है। हमारी कौम और इमेज कितना बुरा जा रहा है। हम अपना क्या इमेज दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम ये हैं कि वाकई हम टेररिस्ट हैं, हम वाकई एक दूसरे के खिलाफ हैं। हम क्यों कश्मीर के लिए फिर बोलते हैं, हम क्यों इसराइल के लिए बोलते हैं जब हम में ही वो चीज़ नहीं है। इंडिया में वो लोग अपनी पब्लिक का सोचते हैं, अब वो सोचते हैं कि हम लोग की पब्लिक कैसे सर्वाइव करेगी, लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। अब दिन ब दिन कभी पेट्रोल की कीमत ज़्यादा होती है, या अगर दूसरी हुकूमत भी आए तो वो बिजली ज़्यादा करती है। किस बेस पे? क्या आप ये देखें कि आपकी पब्लिक कैसे सर्वाइव करेगी? वो लोग ये चीज़ बिल्कुल नहीं देखते। और इंडिया और पाकिस्तान के कंपैरिजन में ये है कि पाकिस्तान में जो हमारे लीडर हैं ना, ये भी एक दूसरे के पीछे, पब्लिक के पीछे नहीं है। उसको नीचे उतार, उसकी जगह ले, उसकी सीट ले। इंडिया में ये चीज़ नहीं है। ठीक है, इंडिया में अगर मोदी की हुकूमत है तो गवर्नमेंट उसी की है,
ठीक है, वो उसे स्टेबलाइज करे, वो उसे ऊपर लेके जाए, नीचे लेके जाए, उनका जॉब भी इकोनॉमिक लेवल देख लें आप। पाकिस्तान में नहीं है, इनकी कोशिश होती है कि ये बंदा अगर मुल्क को अच्छी साइड पे लेके जा रहा है इसको खींच लो, ठीक है। हर बंदा जाके अपना काम जो है ना सबसे पहले ठीक कर रहा है। जिस दिन शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है उससे नेक्स्ट डे इस पे करप्शन प्रूफ हो चुकी थी जज, ठीक है, और कोर्ट में हो चुकी थी, सबको पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है, लेकिन फिर भी वो हमारा लीडर है, इस वक्त गवर्नमेंट चला रहा है। एक बात पूरा पाकिस्तान जानता और मानता है, पाकिस्तानी पीएम की कुर्सी पर कोई भी बैठे देश को भाजपा ब्रिगेड ही चलाएगी। पाकिस्तानी आवाम अब खुलकर कैमरे के सामने भाजपा को कोसने लगी है। हम लोग अपनी आर्मी की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं और मेरा तो दिल करता है जब आर्मी गुजरे तो उसको खड़े होकर सलूट मारे, लेकिन आर्मी को अपनी इज्जत बरकरार रखनी चाहिए। कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो कुछ करते हैं और फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कुछ ना कहा जाए। ये एक उनकी जो पॉलिसी है ना, बड़ी डर्टी पॉलिसी है, ठीक है ना। वो कहते हैं जी हमें कुछ ना कहो, लेकिन हम वो सारा गंद करेंगे, लेकिन हमें उसके बारे में ये ना करो या हमें क्वेश्चन ना करो। मैंने यहाँ पे एक फैक्ट्री लगानी थी, मेरे पाइपलाइन में था, अब वो मैं फैक्ट्री इस कंट्री में नहीं लगाऊंगा क्योंकि मेरी वाइफ जो है वो टोटली ऑपोजिट है इस मसले में। वो कहती हैं कि जिस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर ओवरनाइट उतार दिया जा सकता है और इधर हमारी फैक्ट्री पे कोई भी आके कहे कि ये फैक्ट्री हमारी है, निकलो बाहर। अब देखिए उनमें एक मार्शल आने लगा इंडिया के, जब से वो बना है इंडिया तो एक मार्शल आने लगा। हमारे शायद मुल्क इस वजह से है कि जब एक मार्शल लगता है तो कम से कम जो कोई भी कंट्री है 10-20 साल या ये हो सकता है 50 साल पीछे चली जाए, लेकिन हमारी सियासी जोन सी है वो नाअहली है, जिसकी वजह से जो हमारी पाक फौज है, हमारी आर्मी है, उन्हें आना पड़ता है। अदरवाइज उन्हें भी कोई शौक नहीं कि वो पॉलिटिकल सिस्टम में आए। जो उनके सियासतदान हैं उनमें खुद में कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। उनकी जो है उनके सपोज उनके जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है और लीडर ऑफ जो हाउस होता है उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन है, वो एक दूसरे की बात को समझते हैं। इमरान खान ने पाकिस्तानी जनता को रियासत मदीना का ख्वाब दिखाया था। शहबाज शरीफ पाकिस्तान को मजबूत इकॉनमी का सपना दिखा रहे हैं, मगर पाकिस्तानी जनता तो बस हिंदुस्तान जैसा बनना चाहती है। ये बताएं कि जब भी हमारे दिमाग में इंडिया का नाम आता है तो सबसे पहली चीज़ ऐसी क्या है जो आपके दिमाग में आती है? क्रिकेट और उनकी मूवीज़। मैं एक ज़रा बेसिक अपनी फील्ड के हिसाब से देखूं तो आईटी में हमसे वो बहुत आगे हैं, हमसे क्या पूरी दुनिया में बहुत अच्छा जा रहे हैं। दूसरा उनकी इकनॉमी स्टेबल है, तो मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और आने वाले वक्त में मे बी इंडिया वुड बी अ बिगर थिंग देन यूएस। डेवलपमेंट हब आपने कहा, मतलब कि तरक्की की जगह, मतलब कि वहाँ पे तरक्कियाँ होती हैं, किस वजह से कह रहे हैं आप? देखें ना, इंडिया जितना ऊपर जा रहा है हमारा पाकिस्तान नीचे अभी फिलहाल, लेकिन आइंदा ये अगले जो दौर में है शायद हो सकता है कि पाकिस्तान बीट कर सकता है। अब दौर तो बताओ कब आएगा? ये शायद मेरे ख्याल से 5 से 10 साल के बीच में। 5 से 10 साल के अंदर आप कह रहे हैं हम इंडिया को बीट कर देंगे। एज अ पाकिस्तानी क्या हम पाकिस्तानी कभी इंडिया को बीट कर सकते हैं? आए तो हम भी इंडिया से ही है ना, आए तो हम भी इंडिया से ही है। जब से पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की नई ड्रोन पॉलिसी के बारे में सुना है, जब से उनको हिंदुस्तान के ड्रोन बजट के बारे में पता चला है, तब से वो खुद के पाकिस्तानी होने पर खुद को कोस रहे हैं। अगर वो इस चीज़ का दावा कर रहे हैं कि वो 2030 तक एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ना ड्रोन मेकर बनेंगे, तो इसमें अगर बहुत ज़्यादा रियलिटी नहीं ना, तो वो अगर कर रहे हैं दावा इस चीज़ का, इसका मतलब है कुछ तो ऐसा वो प्लानिंग की हुई है उन्होंने, कुछ तो ऐसा सेटअप उन्होंने किया हुआ है जिसकी वजह से इतना बड़ा दावा। अगर सबसे बड़े नहीं तो एटलीस्ट वो जो है ना वो उस लिस्ट में आ जाएंगे जो कि जाने जाएंगे कि ये लोग जो हैं अच्छे ड्रोन वगैरह बना रहे हैं। क्योंकि दावा इसी तरह ऐसे तो नहीं ना कर दिया जाए, हमारी तरह तो नहीं ना कर दिया जाता कि 21 दिन में पैसा डबल। चंगी गल है, सानू भी बनाना चाहिए वा, जो बना रहे थे असीं भी बना लेते हैं, ये की है गलत? ये कि पहले इंडिया चीज़ बनाता है फिर पाकिस्तान। ਇਹ ਵੈਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ख्वाबा ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ, क्या होने वाला वा ਤੇ फटाफट पहले ही कर लेना, इंज होना चाहिए ना। आज तक वैक्सीनेशन नहीं बनाया, वो ड्रोन सही तरह बना ले। सुधर जाओ। आप देख सकते हैं कि ड्रोन का प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट किया है, नरेंद्र मोदी ने खुद फ्लाई करके जो कहा है कि अब मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा इंडिया ड्रोन में। आप देखते हैं कि उन्होंने 136,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है सिर्फ अपने ड्रोन में। आप क्या सोचते हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान? इस सिनेरियो में कहीं नज़र नहीं आता, इवन पाकिस्तान की इकॉनमी अभी तक स्टेबल नहीं हो सकी 1947 के बाद। क्या वजह लगती है इसकी? वजह यह है कि पाकिस्तानी जितने भी पॉलिटिशियन, जितने भी जब से पाकिस्तान बना हुआ है आज तक जितने भी पॉलिटिशियन आए,
किसी ने भी पाकिस्तान का नहीं सोचा। जैसे नरेंद्र मोदी है वो इंडिया का सोचता है, प्योर इंडियन है, वो इंडिया की ही इकॉनमी के बारे में सोचता है और इंडिया की ग्रोथ के बारे में सोचता है। उन्होंने अपनी एजुकेशन सेक्टर पे बहुत फोकस किया, इंडिया ने अपने आईटी सेक्टर पे बहुत फोकस किया है, जिसकी वजह से इंडिया के आईटी सेक्टर में भी जो उनकी ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में जब भी इमरान खान, शहबाज शरीफ और चुनाव की बात आती है तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र जरूर होता है, क्योंकि जिस आईएमएफ के सामने हाथ फैलाकर पाकिस्तान भीख मांग रहा था, वही आईएमएफ हिंदुस्तान से हाथ जोड़कर विनती कर रहा है। इंडिया काफ़ी हद तक डेवलपमेंट कर चुका है, जिसकी वजह से IMF उनके पीछे है, और हम लोग एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहे, उसकी एक बहुत बड़ा रीज़न है। हम लोगों ने 2 नंबरियाँ बहुत की हैं। चावल बेचते थे, पाकिस्तान का चावल जो है ना वो सराहा जाता था सारी दुनिया में, हम लोगों ने मिक्स करना शुरू कर दिया। हम लोगों ने बेसिकली 2 नंबरियाँ बड़ी की हैं, तो एज ए नेशन हम लोग जो है ना वो हमारा मकाम, इज़्ज़त, वक़ार वो रही नहीं है। ठीक है, इंडिया की बात करें तो डेफिनेटली वो क्वालिटी में जो है ना वो जो है ना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो लोग कह रहे हैं कि वो वीट की जो है ना वो बंद ना करें, जो भी है सिस्टम उनका को इग्नोर की नहीं किया जा सकता। वो जो है वो लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उनका जो बजट बहुत ज़्यादा है उनका, तो कोई भी कंट्री नहीं चाहेगा कि उनके साथ अपने रिलेशन ख़राब करे। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह देता हूँ कि जैसे चाइना है, चाइना के अभी उनके साथ कोई ताल्लुकात इतने वो म्यूचुअल फ्रेंडशिप नहीं है अभी उनकी, लेकिन फिर भी जो उन्होंने अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो चाइना ने इंडिया के साथ जारी रखी है। बड़ा एक्सपोर्टर है वीट का इंडिया, और बहुत से ममालिक जो हैं जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनकी खुराक जो है वो मंसूब है उनके साथ। और अगर वीट की जो है एक्सपोर्ट बंद करता है इंडिया, तो बहुत बुरा इफ़ेक्ट आएगा ओवरऑल पूरी दुनिया पे। इंडिया जो है वो अपनी पॉपुलेशन की जो मफाद हैं उसको पहले रखेगा, उसको प्रेफर करेगा, और बाकी चीज़ें बाद में करेगा। इस वजह से IMF का ये कहना जो है ये है, तो ओवरऑल पूरी दुनिया को देखें तो वो उनके लिए फ़ायदेमंद, लेकिन वो अपनी लोगों को प्रेफर करेंगे, आई थिंक सो। पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन पर पाकिस्तान की फ्लॉप पॉलिसी और नरेंद्र मोदी के फैसलों पर डिबेट होती है। जब उन्होंने इतने सख्त फैसले कर लिए हैं कि वो IMF के साथ उन्होंने ये सारा का सारा बर्डन उठा लिया है, तो अब वो उसके बाद अब कीमतें बढ़ेंगी, उसके बाद लोगों की तनख्वाहें बढ़ेंगी, उसके बाद बिजली के बिल बढ़ेंगे, उसके बाद ये सारे मामले, ये तो ये गालिबन फैसला उन्होंने। साथ साथ देखिए, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ये बताऊं कि इंडिया में क्या हुआ है, और ये मैं इंडिया में आपको 4 रोज पहले के उन्हीं का मीडिया हम कोट करते हैं अमूमन, जहाँ पर रेफरेंस देना हो और जहाँ बात चैलेंजिंग बोल, मिसाल के तौर पर टाइम्स ऑफ इंडिया क्या कह रहा है 4 रोज पहले का, ठीक है, कि पेट्रोल की कीमत जो है वो 9.5 रुपए कम कर दी है इंडिया में, और डीजल जो है 7 रुपए कम कर दिए। एक ऑयल का मामला जो है वो ऑयल का मामला उनका रशिया के साथ तय है। अब इमरान खान ही कहते हैं कि जी मैंने रशिया से बात की थी कि ऑयल की। पाकिस्तान के पास ले देकर कुछ ही चुनिंदा चेहरे हैं, इमरान खान से लेकर मरियम नवाज तक, जो पाकिस्तान की तकदीर बदलने का दावा करते हैं। लेकिन आम पाकिस्तानी इनके बारे में क्या सोचते हैं वो भी देखिए। पाकिस्तान की इकॉनमी इस वजह से स्टेबल नहीं हुई कि हमें यहाँ पर जो भी मिला है ना उसने सिर्फ ख्वाब दिखाए हैं और अपना उल्लू सीधा किया, और पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का कुछ नहीं सोचा। यही हुक्मरान इंग्लैंड या अमेरिका में उनको रूल करने का चांस दिया जाए तो डेफिनेटली उनका हाल पाकिस्तान से भी बदतर होगा। ये अल्लाह की रहमत है जिसकी वजह से पाकिस्तान अभी तक स्टेबल है। तो अगर रहमत ना हो तो ये पाकिस्तान जो है ना तकरीबन ख़त्म हो चुका है। कहते हैं जिस चीज की शुरुआत नफरत, खून से होती है, उसका अंत भी उतना दर्दनाक ही होता है। पाकिस्तान का भी यही हाल है। लाखों लोगों के खून पर पाकिस्तान की नींव रखी गई थी। आज पाकिस्तान हिंदुस्तान जैसा बनना चाहता है, ड्रोन एक्सपोर्ट करने का सपना देखता है, लेकिन वो दुनिया को सिर्फ आतंकवाद ही एक्सपोर्ट कर सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।